ऑटो इम्यून डिजीजेस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जिसमें रक्षक खुद ही भक्षक बन जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम मीन्स द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, यानी बाहर का इन्फेक्शन है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो इन सबके इन्फेक्शन से जो है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करना, यानी उसको रेजिस्ट करना, ये इम्यून सिस्टम का काम होता है। इम्यून सिस्टम टिल बर्थ भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, या ये बर्थ के 1-1.5 साल बाद तक जो है डेवलप होता है, जिसको हम एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है ये स्पेसिफिकली और नॉन स्पेसिफिकली हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से या किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल से। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है, जिसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शस पार्टिकल्स जो भी आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडीज, यानी जो उसके सैनिक हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, और वो फॉरेन पार्टिकल्स जो बाहर से इन्फेक्शन करता है या बाहर से आता है उसको एलिमिनेट करता है, यानी उसको हम एंटीजन कहते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, और एंटीजन की वजह से ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है इम्यून सिस्टम की, जिसमें फॉरेन पार्टिकल्स यानी जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इम्यून सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करता है, उनसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो बर्थ के 1-1.5 साल में डेवलप होती है, और उस डेवलपमेंट के दौरान जितने भी एंटीजन, क्योंकि हमारे शरीर में भी तमाम प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो एक तरह से एंटीजन का काम कर सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनती है, यानी वो एक तरह से इम्यूनो टॉलरेंस की प्रोसेस हो जाती है कि हमारे शरीर में जो 1,00,000-1.5 लाख तरह की डिफरेंट प्रोटीन्स हैं वो एज ए एंटीजन काम नहीं करती हैं, ना उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। इट मीन्स कि इम्यून सिस्टम में ये क्षमता होती है कि वो फॉरेन एंटीजन और सेल्फ एंटीजन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता है कि कौन जो है सेल्फ एंटीजन है। सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट इम्यूनो टॉलरेंस हो जाता है, यानी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनती है। फॉरेन पार्टिकल्स है या फॉरेन एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट तुरंत इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो फॉरेन एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करता है और उसके एलिमिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम इम्यून रिस्पांस कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है इम्यून सिस्टम की है वो है कि वो उसमें ये कैपेबिलिटी है कि दैट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो ऑटो इम्यून डिजीज जो है यही इम्यून सिस्टम का मिस्टेक है। मिस्टेक मीन्स कि जब इम्यून सिस्टम में ये क्षमता नहीं होती कि वो सेल्फ एंटीजन और फॉरेन एंटीजन को डिफरेंशिएट कर सके, तो जो सेल्फ एंटीजन है यानी हमारी जो सेल्फ की प्रोटीन्स हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। उस एंटीबॉडीज को हम ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं और वो हमारे ही एंटीजन के खिलाफ अटैक कर देती हैं। तो जो ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो अफेक्टेड होंगे, तो वो एक तरह से डैमेज हो जाएंगे और उससे जो है कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, और इस कंडीशन को जो है हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज जो है ये कोई एक स्पेसिफिक डिजीज नहीं है। जिस तरह के ऑर्गन्स जो है इफेक्ट होंगे उसी से रिलेटेड जो है जो सिम्टम्स डेवलप होगा उसी को हम डिजीज का नाम दे देते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज कैसे डेवलप होती है इसका कोई ठोस कारण भी अभी तक नहीं पता है। कुछ थ्योरीज आई हैं जिसमें देखा गया है कि कभी कभी ये फैमिली टर्म में भी होता है, यानी एक मेंबर में है तो सारे मेंबर्स में नहीं होता है, लेकिन ये जेनेटिकली जो है पीढ़ी दर पीढ़ी एक ना एक मेंबर में ये बीमारी लगी रहती है। इसके अलावा कोई ऐसा इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या किसी केमिकल से कोई एक्सपोजर होता है और वो एंटीबॉडीज जब बनती है तो वो
अपने ही किसी अंग में इन्फ्लेमेशन या इम्यून रिस्पांस डेवलप कर देती हैं और सेल्फ एंटीजन पर अटैक करने लगती हैं, तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी चीज़ ये भी देखी गई है कि वोमेन्स में ऑटो इम्यून डिजीज जो है ज़्यादा होती है, यानी जेंट्स की तुलना में मेंस की तुलना में दुगनी होती है, दुगनी रेट होता है। यानी यदि उसमें रेट 6.4 है तो मेंस में 2.7% के रेट से ही ये बीमारी फैलती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वेस्टर्न डाइट क्योंकि उसमें तमाम तरह के केमिकल्स होते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, और वो इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं, और वो इन्फ्लेमेशन जो है वो फाइनली ऑटो इम्यून डिजीज का रूप ले सकती है। सबसे बड़ी थ्योरी जो आई थी वो थी हाइजीन हाइपोथेसिस। क्योंकि साइंस के विकास के साथ साथ ही जो है तमाम जो है वैक्सीन्स, एंटीसेप्टिक्स ये सब डेवलप हो गए, और जो बच्चे तमाम तरह के जर्म से और बीमारियों से एक्सपोज होते थे वो एक्सपोजर बंद हो गया। तो ये एक्सपोजर बंद होना भी जो है एक तरह से ये माना जाता है कि उनका इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते तब मजबूत होता। तो ऑटो इम्यून डिजीज डेवलपमेंट का एक कारण ये भी हो सकता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज जो है ये करीब 100-150 तरह की होती है। 150 तरह की इसलिए कहते हैं कि जैसे किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करेगा तो उसी को हम डिजीज का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं जो कॉमन ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, जिसमें पहला है टाइप 1 डायबिटीज मिलिटस मीन्स इंक्रीज ग्लूकोज ब्लड लेवल, यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन लगातार बनी रहती है, तो वो डायबिटीज मिलिटस की कंडीशन कही जाती है। हमने पहले लेक्चर में बताया भी था कि डायबिटीज जो है वो 2 तरह की होती है। डायबिटीज मिलिटस खासकर 2 तरह की होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन डिपेंडेंट। तो इंसुलिन डिपेंडेंट में हमने बताया था कि इसका बहुत बड़ा कारण है ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है कि बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैंक्रियाज में पाई जाती है वही इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। यदि बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए तो बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद होगा तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होगी और ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में वो बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो है ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, यानी इंसुलिन की मात्रा या इंसुलिन का प्रोडक्शन इसमें बंद हो जाता है, और करीब जितनी भी डायबिटीज होती है उसमें 10% जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट यानी टाइप 1 डायबिटीज होती है, और ये किसी भी एज में हो सकती है। तो ऑटो एंटीबॉडीज का बनना अगेंस्ट द बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस ये बहुत बड़ा रीजन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन और दर्द का होना ये करेक्टर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, और ये बीमारी किसी भी एज में हो सकती है, और ये जनरली 30 साल के ऊपर वाले आयु वर्ग में जो है ये बीमारी कॉमन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी जो है एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज है। एंटीबॉडीज 5 तरह की होती हैं, उसमें से 2 एंटीबॉडीज IgM और IgG ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रोड्यूस होने लगती हैं और इनका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है जॉइंट्स पर डिपॉजिट होता है, और वही कारण है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन और पेन होता है, यानी हाइपर इम्यून रिएक्शंस होती हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तीसरा है सोरियासिस में स्किन सेल्स जो है मल्टीप्लेट करती हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है उनका, लेकिन जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है उसी के रेशियो में वो शेड ऑफ होती है, यानी वो वहाँ से निकल भी जाती है। सोरियासिस में क्या होता है, इसमें जो एंटीबॉडीज बनती है वो मल्टीप्लिकेशन के रेट को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। तो बहुत तेजी से बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जितनी तेजी से सेल
डिवीजन होता है या सेल मल्टीप्लिकेशन होता है उतनी तेजी से शेडिंग नहीं होती, तो इसमें पैचेज बन जाते हैं और उन पैचेज में इन्फ्लेमेशन होता है और ये आगे चल करके प्लेक फॉर्मेशन, प्लेक भी बन जाता है और उसमें इन्फ्लेमेशन और पेन होता है। तो इस कंडीशन को हम सोरियासिस कहते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। तो माइलिन शीथ की कवरिंग इसलिए होती है कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन की स्पीड तेजी से हो, जिससे कि ब्रेन का कम्युनिकेशन हमारे अन्य बॉडी के पार्ट से जो है वो सही से कम्युनिकेशन हो सके। तो एंटीबॉडीज यदि माइलिन शीथ के अगेंस्ट बनती हैं तो माइलिन शीथ जो है वो डैमेज हो जाता है। तो डैमेज होने से क्या होगा, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन बहुत तेजी से नहीं होगा और ब्रेन का जो कंट्रोल है या कम्युनिकेशन है अन्य बॉडी पार्ट से वो नॉर्मल नहीं रह पाता है। तो उसके तमाम सिम्टम्स हैं, जैसे नंबनेस यानी सुन्न, शरीर जो है सुन्न होने लगता है, वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, और बैलेंस इशू यानी वो बैलेंस नहीं बना पाता, इसलिए क्योंकि ब्रेन का कम्युनिकेशन शरीर के अन्य बॉडी पार्ट से बहुत धीमा हो जाता है, तो उसका इफेक्ट जो है दिखने लगता है। अगली डिजीज है सीरम ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस। ये एक मल्टीपल ऑर्गन डिजीज है, इसमें तमाम ऑर्गन्स जो है डैमेज होते हैं, जिसमें ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है और जॉइंट्स है। तो इस तरह से जो है ल्यूपस जनरली ये स्किन के रूप में खोजा गया था, लेकिन बाद में आगे चलकर रिसर्च में पता चला कि ये जो है मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की बीमारी है, यानी जितने भी ऑर्गन्स मेन ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी, लीवर, ये सब डैमेज होने लगते हैं। IBD यानी ये इंटेस्टिनल बावेल सिंड्रोम या इंटेस्टिनल बावेल डिजीज, इसमें इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होने लगता है और ये दो तरह से होता है। माउथ से लेकर एनस तक जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम क्रोन डिजीज कहते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में केवल इंटेस्टाइन में ही इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन और पेन जो है वो इसलिए होता है क्योंकि गैस्ट्रिक लाइनिंग जो होती है, इंटेस्टिनल लाइनिंग होती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है। एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज जनरली जो है ये एड्रिनल ग्लैंड जो है इससे इफेक्टिव होती है, और इसमें जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कार्टिसोल है, एल्डोस्टेरॉन है, तो ये हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत धीमी हो जाती है। तो एल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन जब धीमा हो जाएगा तो सोडियम का लॉस होगा और पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी। तो सोडियम का लॉस जब होगा तो उससे जो है सुस्ती रहेगी यानी फैटिग, उसके अलावा वेट लॉस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। अगला है ग्रेवी डिजीज। ग्रेवी डिजीज जो है ये थायराइड ग्लैंड जो है इससे इफेक्टिव होती है, और ये ज़्यादा मात्रा में जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगता है। तो इससे क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन ये ज़्यादा मात्रा में, चूंकि ये मेटाबॉलिक कंट्रोल करता है, थायराइड हार्मोन्स जो है वो मेटाबॉलिक कंट्रोल, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल करता है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत तेज हो जाएगी। और तेज होने का मतलब ये हुआ कि जो है आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट भी फास्ट रहेगी, हार्ट बीट फास्ट रहेगी, हीट को आप इनटॉलरेंस यानी हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, गर्मी ज़्यादा लगेगी, वेट लॉस होगा क्योंकि कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है बहुत तेजी से होगी। तो वेट लॉस जो है, वेट लॉस और इनटॉलरेंस टू द हीट, ये मेन सिम्टम्स है ग्रेव डिजीज का। अगला है जोग्रेन सिंड्रोम। जोग्रेन सिंड्रोम दरअसल जो लुब्रिकेटिंग ग्लैंड्स हैं, खासकर आई में जो है ये जो लुब्रिकेटिंग ग्लैंड्स हैं उनकी अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो ड्राई हो जाता है, यानी जो लुब्रिकेटिंग ग्लैंड है वो उस तरह के सिक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, और जिससे जो है ड्राई माउथ, ड्राई आईज, ये सिम्टम्स है जोग्रेन सिंड्रोम का। हाशीमोटो थायराइडाइटिस, ये दरअसल ग्रेव डिजीज का जस्ट रिवर्स है। हाशीमोटो थायराइडाइटिस में हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन है, इसका प्रोडक्शन जो है बहुत स्लो हो जाता है। तो स्लो होगा तो जस्ट उल्टा इफेक्ट होता है, यानी वेट गेन। ह्यूमन जो पेशेंट जो है एकाएक बहुत मोटा हो जाएगा, हेयर लॉस,
ठंड उसको ज़्यादा लगेगी और हार्ट बीट जो है वो स्लो रहेगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी स्लो रहेगा। तो हाशिमोटो डिजीज में जो है इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स है हेयर लॉस और वेट गेन, यानी एकाएक वेट का बढ़ना, ठंड का ज़्यादा लगना, स्लो हार्ट रेट, ये सब सिम्टम्स है हाशिमोटो डिजीज का। अगला है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है वो बहुत वीक हो जाता है, यानी ये मसल्स को सिग्नल नहीं दे पाता, ब्रेन का सिग्नल जो है मसल्स तक नहीं पहुंचता और मसल्स जो है एकाएक बहुत वीक होने लगती हैं और वो अपने आप, जैसे आईलिड मूवमेंट है तो वो कभी कभी अपने आप होने लगता है, सॉलोइंग यानी निगलने में भी दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह से जो है माइस्थीनिया ग्रेविस में जो है ये बहुत वीक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है और बहुत वीक सिग्नल जो है ब्रेन का आता है फॉर द बॉडी एक्टिविटी, तो इसको जो है हम माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। तो इस तरह से जो है अगला परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया दरअसल देखा जाए तो ये विटामिन बी12 की कमी से होता है, लेकिन विटामिन बी12 की कमी यदि ना भी हो, यदि एक्सेस हो, नॉर्मल हो, तो तब भी जो है परनीशियस एनीमिया होता है। तो तब परनीशियस एनीमिया ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है, क्योंकि इंटेस्टिनल लाइनिंग में जो है एक फैक्टर होता है जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं और विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन के लिए वो इसेंशियल है। यदि ऑटो एंटीबॉडीज उस के अगेंस्ट बनती है, इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट बनती है, तो विटामिन बी12 नॉर्मल होने के बावजूद एब्जॉर्प्शन इसका नहीं होता और तब ये कंडीशन परनीशियस एनीमिया के रूप में आ जाती है। सीलियाक डिजीज भी जो है इंटेस्टिनल लाइनिंग के इन्फ्लेमेशन से कैरेक्टराइज की जाती है, पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है इन द इंटेस्टिनल लाइनिंग। खासकर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूटेन प्रोटीन्स जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सीलियाक डिजीज। खासकर देखा गया है कि 1% अमेरिकन्स जो है वो सीलियाक डिजीज से पीड़ित रहते हैं और इसमें एक फैक्टर ये भी है कि सीलियाक डिजीज इज नॉट ओनली ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज, देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीलियाक डिजीज, यानी तमाम अन्य कारक भी होते हैं जो सीलियाक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सीलियाक डिजीज यदि है तो वो ऑटो इम्यून डिजीज में ही कैरेक्टराइज की जाएगी। हाँ, ये है कि सीलियाक डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज भी है, यानी ऑटो एंटीबॉडीज जो है गैस्ट्रिक लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन कर देती हैं, तो जिसकी वजह से सीलियाक डिजीज डेवलप हो सकती है। तो इस तरह से जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज के कुछ एग्जाम्पल हैं। वैसे जनरली 100 तरह की जो है ऑटो इम्यून डिजीज ऑब्जर्व की गई है। इसका कॉमन सिम्टम्स कुछ कह सकते हैं, जैसे फैटिग है या फीवर है, सुन्नता है, टिंगलिंग है, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन एक्चुअल में जो डिजीज हमने एग्जाम्पल बताया इसका भी सिम्टम्स इसमें काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज है तो उसका अपना सिम्टम्स होगा, जैसे ज़्यादा प्यास लगना, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, तो या भूख ज़्यादा लगना। तो ये सब जो है जितनी भी डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज है तो उनका अपना एक सिम्टम्स है। कॉमन सिम्टम्स में हम इसको कह सकते हैं कि नंबनेस है या लो ग्रेड फीवर है, सुस्ती है, तो ये सब ऑटो इम्यून डिजीज में आ सकती है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज का पता लगाने के लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट कोई खास ट्रीटमेंट इसका नहीं है, लेकिन जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल क्योंकि स्टेरॉयड नुकसानदायक भी हो सकता है या इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी में जैसे ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन है, ये सब दवाएं दी जा सकती हैं। लेकिन यदि कंडीशन वर्स होती है तो हमको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के रूप में स्टेरॉयड देना पड़ता है। तो स्टेरॉयड में ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हैं या साइक्लोस्पोरिन है, ये सब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं और जिससे इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक हो जाता है
कमज़ोर होता है, लेकिन ये सिम्टम्स जो है ऑटो इम्यून डिजीज के सिम्टम्स जो है ये सप्रेस हो जाते हैं। लेकिन उसका ड्रॉबैक भी है कि फिर जो है वो ह्यूमन या पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाता है, यानी इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो इस तरह से जो है ऑटो इम्यून डिजीज के सिम्टम्स को सप्रेस किया जाता है बाय द यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के यूज से। तो ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो कॉमन है और इंसिडेंस इसका अब बढ़ता भी है, इसमें लाइफ स्टाइल भी है। लेकिन ये देखा गया है कि एक्सरसाइज करने से या एक्टिव रहने से ऑटो इम्यून डिजीज के सिम्टम्स जो है वो कम रहते हैं और जो है पेशेंट अच्छा फील करता है।